हाय गाइस, वेलकम टू इन्वेस्टिंग विद धन। तो आज का हमारा ये वीडियो हर उस इन्वेस्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि अपनी एसआईपी को लास्ट ऑलमोस्ट 20 मंथ से कंटिन्यू रखे हुए है। ये देखते हुए कि हमारे मार्केट्स अपने टॉप से आज सिग्निफिकेंटली डाउन है। जहां आज मैं आपके सामने इन्वेस्टिंग वर्ल्ड के एक ऐसे मिसकंसेप्शन को ब्रेक करूंगा जो कि सुनने में ऑलमोस्ट फैक्ट ही लगता है एंड मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर भी इसे फैक्ट मानते हैं। पर जब आप आज डेटा की मदद से देखोगे कि एक्चुअल रियलिटी क्या है, तो आपको जो परसेप्शन है टुवर्ड्स एसआईपी एंड कंटिन्यूअस इन्वेस्टिंग वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। तो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इसको एंड तक देखिएगा। एंड ऑल्सो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आपके लिए तो फ्री है बट ये हमें काफी ज्यादा मोटिवेट करता है। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछने से। आपके पास दो ऑप्शन है। अगर मैं आपको आज मार्केट में जो 2020 का मार्केट क्रैश हमने देखा था ड्यू टू कोविड, उस ड्यूरेशन में वापस से ले जाऊं और आपको अपॉर्चुनिटी दूं कि या तो आप उस ड्यूरेशन में मार्केट जब क्रैश से पहले पीक पे था तब इन्वेस्ट करो, या फिर उस क्रैश के बाद जब मार्च में मार्केट बॉटम बनाया था उधर इन्वेस्ट करने का आपको अपॉर्चुनिटी मिले, तो आप बताइए आप किस अपॉर्चुनिटी को चुनोगे और क्यों। तो दिस साउंड्स वेरी सिंपल एंड लॉजिकल ना, कि हम में से सभी लोग ये चूज करेंगे कि हम मार्केट में बॉटम में इन्वेस्ट करें, बिकॉज उस ड्यूरेशन में मार्केट में सारी कंपनीज और इवन जो म्यूचुअल फंड्स है वो काफी ज्यादा हमें डिस्काउंट पे मिल रहे थे। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि ऐसे किसी भी क्रैश में या फिर इस क्रैश में भी जो भी सारे इन्वेस्टर्स इवन मार्केट टॉप से अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं, वो लॉन्ग टर्म में उस इन्वेस्टर से ज्यादा रिटर्न बनाएंगे जिसने मार्केट के बॉटम में इन्वेस्ट किया। नाउ दिस साउंड्स वेरी काउंटर इंट्यूटिव, राइट? बट इसके अराउंड मैं आपको प्रॉपर कैलकुलेशन अब दिखाता हूँ। नाउ यहाँ पर एग्जांपल हम लेते हैं 2008 के मार्केट क्रैश का, बिकॉज ये इंडियन मार्केट की हिस्ट्री में वन ऑफ द बिगेस्ट क्रैशेस में से एक था, जहां हमारा निफ्टी टॉप से 59% तक करेक्ट हो चुका था। और यहाँ हम अज्यूम करते हैं कि देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड राहुल, जिसने एग्जैक्टली जनवरी 2008 में अपनी एसआईपी को स्टार्ट किया, यानी जब क्रैश से पहले हमारे निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, यानी पीक बनाया था, जो कि इन्वेस्टिंग करने का वन ऑफ द वर्स्ट टाइम हो सकता है। राइट, तो यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हो राहुल ने जनवरी 2008 में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट किया इन द फॉर्म ऑफ एसआईपी, जिसमें उसने 10,000 रुपीज पर मंथ की एसआईपी डाली, जिसको उसने ऑलमोस्ट 220 मंथ तक कंटिन्यू रखा, यानी अभी अप्रैल 2026 तक। इसमें आप देख सकते हो कि जब राहुल ने अपनी एसआईपी को स्टार्ट किया तब निफ्टी 6,200 पे था। पर जब एसआईपी को कंटिन्यू रखा और मार्केट में फॉल आया, यानी 59% फॉल आया, तो अक्टूबर 2008 में जब मार्केट ने बॉटम बनाया, तो राहुल के जो 90,000 रुपीज तब तक इन्वेस्ट हो चुके थे एवरी मंथ, वो ऑलरेडी गिर के 53,000 रुपीज हो चुके थे। यानी राहुल के पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा लॉस ऑलरेडी देखने को मिल रहा था। बट यू नो व्हाट हैपेंड, कि जब उसके बाद से मार्केट रिकवर करना शुरू हुआ और राहुल ने कोई भी चेंज अपनी एसआईपी में ना करके डायरेक्ट अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखा, तो सबसे पहले तो उसका जो ब्रेक इवन पॉइंट आया वो आया 17 मंथ्स बाद। यानी मार्केट में जिसने लॉस किए थे वो सारे बराबर हो गए। बट यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज देखने वाली ये है कि जब उसने एसआईपी को स्टार्ट किया तब तो उसके मार्केट की वैल्यू 6,200 थी, बट उसका ब्रेक इवन पॉइंट केवल तभी आ गया जब निफ्टी ने 3,560 का जो मार्क है उसको टच किया था, यानी इसके ऑल टाइम हाई को टच करने से बहुत पहले ही। रीजन इज सिंपल कि मार्केट के टॉप पे जब उसने अपनी एसआईपी स्टार्ट करी और जितनी यूनिट्स तब उसे अपनी एनएवी पे मिल रही थी, उसी सेम इन्वेस्टमेंट पे जब मार्केट बॉटम किया, यानी नियर 2,500 ऑफ निफ्टी, सेम अमाउंट पे उसको अब 2.5x ज्यादा यूनिट मिली, जिस वजह से उससे जब मार्केट रिकवर हुआ तो उसका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो भी जल्दी आ गया। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि निफ्टी में उसने ऑलमोस्ट ने 18 ईयर्स की अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखा, और इस 18 ईयर्स की इन्वेस्टमेंट पे उसने 22 लाख रुपीस टोटल मार्केट में इन्वेस्ट किए अप टू अप्रैल 2026, जहां पर उसने 10,000 रुपीज की ही एसआईपी कंटिन्यू रखा, और उसने ऑलमोस्ट जो फाइनल वैल्यू बनाई वो थी 73 लैक्स की। और इसका XIRR अगर आप निकलने जाओगे तो उसने 11.9% रिटर्न पर एनम कमाए इस पूरे ही ड्यूरेशन में। बट अब यहाँ पर एक्चुअल प्लॉट ट्विस्ट इस दूसरे सेगमेंट में आएगा। हम अज्यूम करके चलते हैं देयर इज अदर पर्सन जिसका नाम है विक्रम। विक्रम राहुल से काफी ज्यादा स्मार्ट भी था और काफी ज्यादा लकी भी। यानी जहां पर राहुल ने मार्केट के पीक में इन्वेस्ट किया, यानी जनवरी 2008 में, वही विक्रम ने अपनी एसआईपी को मार्केट के एग्जैक्ट बॉटम में स्टार्ट किया, यानी मार्च 2009 के अराउंड, जब एक्चुअली मार्केट अपने बॉटम के अराउंड ही ट्रेड कर रहा था। अब वैसे तो हम सभी को पता है कि एग्जैक्ट बॉटम मार्केट प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है, पर अज्यूम करके हम चलते हैं कि विक्रम के केस में वो लकी था। तो विक्रम ने अपनी एसआईपी को मार्केट में कंटिन्यू रखा, जहां पर सेम 10,000 रुपीज पर मंथ की एसआईपी उसने करी। निफ्टी उस ड्यूरेशन में 2,700 के अराउंड था, और उसने भी मार्केट में 206 मंथ तक इन्वेस्ट किया, यानी अप्रैल 2026 तक। इसमें अगर आप देखो तो विक्रम का टोटल इन्वेस्टमेंट लेस हुआ 11 लाख रुपीज से एज कम्पेयर टू राहुल, बिकॉज ऑलमोस्ट उसने, आप मान के चलिए, 18 एसआईपीज कम करी। तो उस वजह से उसकी टोटल एसआईपीज 206 रही, जिसमें उसकी फाइनल वैल्यू बनी 62 लाख रुपीज। और 62 लाख रुपीस का अगर आप XIRR निकलने जाओगे तो वो आएगा 11.7%। अब यहाँ आपने देखा कि यहाँ पर विक्रम का जो फाइनल कॉर्पस था, ना ही केवल उसकी वैल्यू कम थी राहुल के कंपैरिजन में, बट इवन अगर आप XIRR टर्म्स में देखो ना, तो वो 0.2% कम उसने रिटर्न्स बनाए।
रीज़न इज़ सिंपल कि राहुल ने जो 18 एडिशनल एसआईपीज़ मार्केट में डाल रखी थी, पहले तो उन एसआईपीज़ यानी उस अमाउंट को ज़्यादा टाइम मिला मार्केट में बिताने का और ज़्यादा कंपाउंड होने का। और कंपाउंडिंग का सबसे पहला रूल ये है कि जितना ज़्यादा टाइम इसको मिलेगा कंपाउंड होने के लिए, उतना ही ज़्यादा रिटर्न्स मिलेगा। और सेकंडली अगर आप बात करोगे एक्सआईआरआर के डिफरेंस की, तो उसके पीछे का भी रीज़न सिंपल सा था कि राहुल ने 2 बार जो एनएवीज़ थी उनको लोअर वैल्यूएशन पे खरीदा। पहले जब मार्केट फॉल हो रहे थे और दूसरे टाइम जब मार्केट रिकवर हुए। पर वहीं पर इसके कंपैरिजन में विक्रम ने केवल एनएवी को एक ही बार में लोअर वैल्यूएशंस पे खरीदा, जब उसने मार्केट के बॉटम में इन्वेस्ट किया और जब वहां से मार्केट ऊपर जा रहे थे। तो यहाँ पर हमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि जिस पर्सन ने इवन रिसेंट मार्केट के पीक में अपनी एसआईपी को स्टार्ट किया था, उसे भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वो पर्सन जो कि मार्केट के बॉटम में ढूंढ रहा है, वो पर्सन हमेशा पीछे रहेगा उस पर्सन से जिसने इवन पीक पे अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट किया था। बट क्या यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आप चाहे किसी भी फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट को करो, हमेशा जो पीक पे इन्वेस्ट करने वाला पर्सन है वो आगे रहेगा बॉटम पे इन्वेस्ट करने वाले से? बिल्कुल भी नहीं। अब मैं आपको इसका दूसरा सिनेरियो बताता हूँ। लेट्स अज्यूम देयर इज अ पर्सन जिसने लमसम इन्वेस्टमेंट करी, ना कि एसआईपी। और इस लमसम इन्वेस्टमेंट में अब उसने सेम फॉर्मूला फॉलो किया, जहां पर उसने 2008 का जब मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, उस ड्यूरेशन में निफ्टी में जो अपना लमसम अमाउंट है वो डाला था ऑफ क्लोज टू 10 लाख रुपीज। उस पर्सन के केस में अगर आप स्टोरी देखोगे तो एकदम कंप्लीटली डिफरेंट रहेगी। जहाँ पर उसने अपनी जो इन्वेस्टमेंट था उसको काफी बड़े लेवल पर ड्रॉप होते हुए देखा, यानी ऑलमोस्ट 59% का ड्रॉप उसको देखने को मिला, जितना ओवरऑल मार्केट फॉल हुआ। वहीं पर एसआईपी वाले इन्वेस्टर के केस में मार्केट फॉल हुई थी 59%, पर उसकी इन्वेस्टमेंट क्लोज टू 41% ही ड्रॉप हुई थी, बिकॉज वो एसआईपी के फॉर्मेट में इन्वेस्ट कर रहा था। इसी केस में अगर आप देखोगे तो इसका ब्रेक इवन आने में इसको ऑलमोस्ट 5 साल लग गए, जहाँ पर 2013 में इसका ब्रेक इवन आया। अप्रैल 2026 तक अगर ये अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखता, यानी उसी 10 लाख को इन्वेस्टेड रहने देता, तो इसकी वैल्यू होती 46 लाख रुपीस और 8.7% सीएजीआर इसका बनता। अब यहाँ पर इसने देखा कि बिकॉज ने लमसम इन्वेस्टमेंट करी मार्केट के पीक पे, तो यहाँ पर सिनेरियो एकदम डिफरेंट था। इवन जब उसने इनिशियली भी मार्केट में काफी बड़ा अमाउंट डाला जो कि 10 लाख रुपए था, और उसको सबसे लंबे टाइम के लिए मार्केट में इन्वेस्टेड भी रखा, बिकॉज अगर आप कंपेयर भी करो तो मार्केट में जो लोग एसआईपी के फॉर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो धीरे धीरे कैपिटल डाल रहे हैं। तो इसके 10 लाख रुपए के जो अमाउंट था, उसने सबसे ज्यादा टाइम बिताया मार्केट में। स्टिल लमसम अगर आप गलत टाइम पे करते हो तो आपको मार्केट में इस तरीके का इंपैक्ट देखने को मिलता है। और इसी कंपैरिजन में अगर आप लमसम सही टाइम पे करते हो, जहां पर अगर हम लेके चले कि वही लमसम एक इन्वेस्टर बॉटम में करता 10 लाख रुपीस मार्केट में, जब मार्च 2009 में बॉटम था, तो उसका एक्सआईआरआर 14.5% का होता और उसके फाइनल कॉर्पस की वैल्यू 1.03 करोड़ रुपीस होती इन अप्रैल 2024। तो यहाँ पर हमें सेकंड लर्निंग क्या मिलती है कि अगर आप लमसम अमाउंट डाल रहे हो तो पहले तो आप कभी भी एक गो में मत डालिए, और एक गो में अगर आप डाल भी रहे हो तो कभी भी जब मार्केट बहुत अच्छा चल रहे हैं, मार्केट में यूफोरिया है, तो उस ड्यूरेशन में फोमो या ग्रीड में कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, वो भी लमसम। अब यहाँ पर अभी तक का सिनेरियो अगर आप देखो तो वो आपको इस ग्राफ में साफ देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो पर्पल लाइन है वो आपको बता रही है वो पर्सन जिसने बॉटम में लमसम इन्वेस्ट किया, जिसके रिटर्न सबसे ज्यादा है। सेकंड हाईएस्ट रिटर्न उस पर्सन के है जिसने एसआईपी पीक में करी, ना कि बॉटम में। थर्ड हाईएस्ट है जिसने एसआईपी बॉटम में इन्वेस्ट करी। और फोर्थ सबसे नीचे रिटर्न्स आते हैं जिसने लमसम को किया, पर उसने मार्केट के पीक में लमसम को इन्वेस्टमेंट किया। बट अब मैं आपको एक फिफ्थ केस बताता हूं जो कि इन दोनों ही इन्वेस्टमेंट का कॉम्बिनेशन है और एक स्ट्रेटेजिक कॉम्बिनेशन है, और उसके करने से आपको मार्केट के बॉटम फाइंड आउट करने की कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज जहां पर आपने लमसम का केस लिया तो लमसम ने अज्यूम करके रखा कि एग्जैक्ट बॉटम में उसने 10 लाख रुपए डाले। पर ऐसा हम सभी को पता है कि एग्जैक्ट बॉटम प्रिडिक्ट करना सबकी जरूरत तो है नहीं, या फिर हर कोई तो कर नहीं सकता। तो अब यहाँ पर एक पर्सन को अज्यूम करेंगे जिसका नाम है अर्जुन। अब अर्जुन का सिनेरियो समझिए। देखिए अर्जुन के केस में उसने एसआईपी को कंटिन्यू रखा 10,000 रुपीज पर मंथ से, और उसने भी 2008 के मार्केट पीक में ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी। बट यहाँ पर फर्क ये था कि अर्जुन अर्जुन ने अलग से 2 लाख रुपए, ना कि 10 लाख रुपए, अलग से लमसम के लिए रखे थे, और इसने इस लमसम को इन्वेस्ट करने का एक सिंपल फ्रेमवर्क बना रखा था। क्या था वो फ्रेमवर्क? कि उसने मान के चले अगर उसके पास 2 लाख रुपए थे तो उसने 1 लाख रुपीज की 2 बास्केट्स बनाई। उन 1 लाख रुपीज की बास्केट में से उन पैसों को, यानी 1 लाख रुपए को 5 चंक में डिवाइड किया, यानी आप मान सकते हो 20,000 रुपए ईच। उस 20,000 रुपए को उसने सिंपल स्ट्रेटेजी को फॉलो किया कि जब मार्केट एक्चुअली में फॉल होना शुरू होंगे और जब मुझे लगेंगे कि एक फॉल रुक गया है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, उस ड्यूरेशन में मैं वो सबसे पहले चंक, यानी पहले 1 लाख रुपए के जो 5 इंस्टॉलमेंट है उसको मंथ वाइज डालता जाऊंगा, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इस तरीके से पर मंथ उसको डिप्लॉय करूंगा। और जब वो पहला चंक 1 लाख रुपीज का खत्म हो जाएगा तब मैं आऊंगा सेकंड चंक को, जिसके लिए जब उसे ये कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट में रिकवरी स्टार्ट हो गई है मार्केट्स को देखे, तो हर 2 to 3% या 4% की रिकवरी पे वो हर एक चंक मार्केट में इन्वेस्ट करता जाएगा। अब इसी सेम चीज को उसने फॉलो किया। अब इसका इंपैक्ट आप देखिए कि इसकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पे, जहां पर पहले एसआईपी अगर केवल वो करता तो 11.9% के रिटर्न्स थे, इस पूरे मेथड से इसने 12.63% का एक्सआईआरआर बनाया। यानी अगर आप एक्चुअल हमारे वापस से चार्ट पे जाओ तो यू विल सी
कि अभी तक के केस में जहां हम अज्यूम कर रहे थे कि लमसम इसने मार्केट के बॉटम पे डाला, जो कि एक हाइपोथेटिकल केस है और ऐसा होने नहीं वाला, उसके इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा थे। पर वहीं पर इस स्ट्रेटेजी को अगर आप फॉलो करो, जो कि एक्चुअली में एक बिलीवेबल स्ट्रेटेजी और फॉलो की जा सकती है, तो आपके जो रिटर्न है वो इवन केवल लमसम जो बॉटम पे था उससे नीचे रहेंगे और बाकी सारे के कंपैरिजन में आपका XIR सबसे ज़्यादा रहेगा। और यहाँ पर एक और चीज़ हमने अज्यूम नहीं करी कि इस केस में हमने 2008 का जो मार्केट फॉल हुआ था, उसमें इसने लमसम चंक के फॉर्म में इन्वेस्ट किया था, ये अज्यूम किया है। पर उसके बाद अगर हम ये अज्यूम करें कि 2008 के बाद भी जितने भी मार्केट क्रैशेज़ आए, जिसमें हमारे मार्केट 20% और उससे ज़्यादा फॉल हुए, और उन सारी मार्केट्स में अगर वो सेम स्ट्रेटेजी को फॉलो करता, तो इंटरेस्टिंग टू सी कि उसका जो एक्चुअल XIRR निकल के आता, वो इवन आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, ऑफ 13.57%, जो कि आपको क्लोज टू उस XIRR के देखने को मिल रहा है, जो कि लमसम के बॉटम में इन्वेस्ट करने का था, जहाँ आप चार्ट में ये चीज़ क्लियरली देख सकते हो। तो इससे समझ में हमें क्या आता है कि हमें ना ही केवल एसआईपी पे फॉलो करना है और ना ही आपको केवल लमसम पे जाना है। अगर आप अपनी रेगुलर एसआईपीज़ के साथ स्टैगर्ड फॉर्म में मार्केट में एक लमसम इन्वेस्टमेंट करो, जब भी मार्केट 20% या उससे ज़्यादा फॉल होते हैं, तो लॉन्ग टर्म में आपका जो XIRR है, वो इवन जो लमसम इन्वेस्टमेंट कोई परफेक्ट टाइम पे करता है, उसके भी काफ़ी क्लोज आ सकता है। अब ये करने में धन का प्लेटफॉर्म आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। चलिए बताता हूँ। देखिए, अगर आप धन के ऐप पे जाते हो और अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को लेट्स सपोज सिलेक्ट करते हो, तो उस म्यूचुअल फंड के केस में आपको धन के केस में एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है, जो कि है एसआईपी प्लस का फीचर। इसमें आप अपनी रेगुलर इन्वेस्टमेंट अमाउंट के साथ साथ नीचे एक स्टेप अप अमाउंट डाल सकते हो और ये भी आप मेंशन कर सकते हो कि कितने मंथ्स तक आपको वो जो एडिशनल अमाउंट है वो उसमें इन्वेस्ट करना है। लेट्स सपोज यहाँ पर हमने किया था कि 20,000 रुपीज़ हम डाल रहे थे एवरी 6 मंथ तक, बिकॉज को हम स्टैगर्ड फॉर्म में इन्वेस्ट कर रहे थे। तो उसके केस में यहाँ पर अगर आप 5 या 6 मंथ्स को सिलेक्ट करते हो और डेट सिलेक्ट करते हो कब आपको एसआईपी करनी है, तो उतने ड्यूरेशन तक आपका जो एडिशनल अमाउंट है वो एसआईपी में आपके ऐड होता जाएगा, जिससे वो जो स्टैगर्ड फॉर्म में एसआईपी की हमने बात करी वो आपके लिए और भी ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। तो इस तरीके के आपको इंटरेस्टिंग फीचर्स अगर चाहिए, तो उसके लिए आप धन ऐप को चेकआउट कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.